हेलो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स है। डिजाइन ए कैंटिलीवर रिटर्निंग बॉल टू रिटेन हॉरिजॉन्टल earthen embankment of height 4 meter above the ground level. The certain backfill is having a density of 18 किलोमीटर पर मीटर, जो डेंसिटी इतनी है, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन एज 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रैक्शन। द सेफ बियरिंग ऑफ सोइल कैपेसिटी कितनी रखी है? 180 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन सोइल एंड कंक्रीट इज एज्यूम टू बी 0.45। यूज M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील। वही सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? गिवन डाटा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20, स्टील की 415, फाई एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, म्यू फ्रैक्शन है 0.45, गामा डेंसिटी है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। क्यूरिंग हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी है 180 और हाइट है अबव ग्राउंड। सेकंड है स्टेप नंबर 2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या फार्मूला? K = 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ K की वैल्यू आएगी 1/3। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो H मिनिमम क्या फार्मूला होता है? Q0 अपॉन गामा इंटू 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से H मिनिमम आ गया 1.1, अप्रोक्सीमेट 1.2 मीटर हमने इसको मान लिया। अब टोटल हाइट निकाल लेंगे, तो टोटल कितनी? 4 + 1.2। 4 जो थी हमारे पास अब ग्राउंड और ग्राउंड नीचे 1.2, ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ रिटेनिंग बॉल, टोटल हाइट ऑफ रिटेनिंग बॉल। क्या था हमारे पास? स्टेप 4 क्या था हमारे पास? डायमेंशन ऑफ रिटेनिंग बॉल। तो सबसे पहले बेस बिड्थ। बेस बिड्थ क्या होती है? इट वेरी फ्रॉम पॉइंट H टू 0.6। इसके बीच में मान के हमने B की वैल्यू निकाल ली, 2.8 आ गई। बेस बिड्थ जो नीचे की होगी हमारे पास, बेस बिड्थ क्या होगी? ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बेस बिड्थ आ गई। इसके बाद लगाते हैं लेंथ ऑफ टो स्लैब। टो स्लैब क्या होता है? जो हमारा आगे वाला पोर्शन होता है। तो 0.3V जो बेस बिड्थ है उसका 0.3V टू 0.4V इतने आगे हमारे पास बीच में निकाल गए। इसके थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, जो नीचे ग्राउंड वाला बेस स्लैब है, उसकी थिकनेस कितनी है? HY10 होनी चाहिए हमारे पास। बेस स्लैब हमारे पास ये इसका कहलाता है हिल्स, ये कहलाता है इसका टो, ये कहलाएगी पूरी बेस स्लैब, और ये कहलाता है हमारे पास इसका ऊपर वाला पोर्शन स्टेम। इसका निकालते थिकनेस ऑफ वर्टिकल वॉल ऑफ स्टेम। तो एज्यूम 8 ऑफ टोटल हाइट का 8% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। मैंने कहा था 8 to 10% मानते हैं, जिसको कोड में गिवन है हमारे पास। स्टेप नंबर 5 क्या है? प्रेशर एंड मूवमेंट। तो पहले निकालेंगे प्रेशर एट द बेस ऑफ स्टेम। तो KA गामा इंटू H वैल्यू पुट कर यहाँ से कैलकुलेशन करिए, वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर मूवमेंट एट द बेस ऑफ स्टेम। तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स ये 28 इंटू डिस्टेंस, लाई कितना करेगा? हाफ पे। तो यहाँ से मूवमेंट आ गया हमारे पास, वैल्यू पुट करके यहाँ से टोटल मूवमेंट आ गया। इसके बाद अल्टीमेट मूवमेंट एट द बेस ऑफ स्टेम। अल्टीमेट क्या होता है? जो हमारे पास मूवमेंट आया था उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट आ जाएगा। तो अल्टीमेट आ गया। इसके बाद मिनिमम डेप्थ ऑफ बेस स्टेम, जो हमने प्रोवाइड करी वो सेफ है या नहीं है। तो MU 0.36 FC के, ये हमने पढ़ाई था बीम में क्वेश्चन डेरिवेशन। यहाँ से वैल्यू पुट करी, डी की वैल्यू इतनी आ गई। एज्यूम कवर कितना मान लिया? 60 mm का। तो टोटल डेप्थ 300। फिर भी हैंस ओके इज लेस देन 500। तो ये हमारे पास बेस स्टेम जो है उसकी कितनी होनी चाहिए? इससे कम ही होनी चाहिए। बेस स्टेम, बेस विड्थ कितनी थी? बेस डेप्थ कितनी थी? 500 mm, और ये कितनी है? 350 mm। तो इसका मतलब इससे कम ही है, तो सही सेफ है। प्रोवाइड करा दी डी कितनी प्रोवाइड करा दी? 350 mm। एंड रिड्यूसिंग एट टॉप पे क्या करते हैं? ऊपर हमने 150 क्यों की? क्योंकि यहाँ जब वैल्यू सोइल्स की ज़्यादा होगी, ऊपर जाएंगे वैल्यू ऊपर कम हो चलेगी, इसलिए हमने क्या करा? इसको कम कर दिया पूरा। अब इसके बाद फोर्स यहाँ पर कौन कौन से लग रहे हैं? तो स्टेम में देखो 1 2 3 स्टेम के हो जाएंगे। ये टो स्लैब का हो जाएगा। अगर इसमें पूरा डायग्राम बना लो तो ये क्या हो जाएगा? ये टो हो गया, ये हिल हो गया, और ये हो गया स्टेम। तो W21 W22 ये हो गया, ये इस तरीके से W3 इस तरीके से। अब ये इसके मैंने फोर्स निकाल, देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। टाइप ऑफ फोर्स टेबल बना ली, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द टो, बेंडिंग मूवमेंट एट द टो एंड,
तो सबसे पहले ओवर टर्निंग का क्या जो कंडीशन होती है, ओवर टर्निंग क्या करेगी, हमारे सिर्फ स्टेम करेगी। तो स्टेम क्या है, फोर्स इंटू कितनी हाइट है, h। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ उसकी पोजीशन निकाली और यहाँ मोमेंट। इसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स, अब ये तो ओवर टर्निंग फोर्स है, ये है हमारे पास रीस्टोरिंग, जो हमारे पास उसको रिटेन कर रहे हैं। ओवरटर्न क्या, ओवर टर्निंग फोर्स कौन से होंगे, जो बॉडी को ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे। रीस्टोरिंग मतलब जो फोर्स आ रहा है उसको पीछे की तरफ रिमूव कराने की कोशिश करेंगे। तो ये फोर्स हमारे पास वेट ऑफ बैक फिलिंग W1, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ स्टेम, वेट ऑफ बैक फिलिंग हो जाएगा 1.6, बैक फिलिंग 1.6 इंटू हाइट, जितनी भी हाइट आ जाएगी, इंटू डेंसिटी। यहाँ पोजीशन आ गई या फिर मूवमेंट निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट आ जाएगा। ऐसे इसे वेट ऑफ स्टेम कहते हैं। दो थे हमारे पास, क्या थे, W21 और W22। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे और ये सारी वैल्यू इसमें से रख के यहाँ से आसानी से कैलकुलेशन है इसको करके यहाँ से कर लेते हैं। फिर लास्ट है वेट ऑफ बेस स्लैब। बेस स्लैब ये हो गया हमारे पास। तो बेस स्लैब का टोटल कितना हो जाएगा, ये बेस स्लैब कितनी हो जाएगी, ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.5 इसकी हाइट होगी, 2.8 इसकी विड्थ हो गई, और डेंसिटी तो कंक्रीट है, कंक्रीट कितनी 25। जहाँ कंक्रीट है कंक्रीट रखेंगे, और जहाँ पर सोइल थी हमने वहाँ पर सोइल्स की रखेंगे। इसी इसका हम ध्यान रखेंगे, जहाँ सोइल है सोइल्स, जहाँ कंक्रीट है कंक्रीट रखेंगे। यहाँ इसको वैल्यू पुट करके यहाँ निकाल लेंगे टोटल वेट। ये किसका है, रिस्टोरिंग फोर्स का, टोटल मूवमेंट रिस्टोरिंग फोर्स का, टोटल मूवमेंट ओवरटर्निंग का, और टोटल फोर्स ओवरटर्निंग का। इसके बाद करते हैं स्टेबिलिटी चेक। स्टेबिलिटी चेक क्या, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग और प्रेशर। फर्स्ट ओवरटर्निंग क्या था, 0.9 MR अपॉन M नोट की वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, 1.4 से। तो ये वैल्यू पुट करी, इसका ग्रेटर देन हैंस ओके, तो नो फेल इन ओवरटर्निंग। सेकेंड था स्लाइडिंग, क्या था 0.9 F अपॉन FS लेस देन किससे होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 1.4 से। तो FR बराबर म्यू इंटू लोड, यहाँ वैल्यू रखी, FS PA इंटू जो हमारे पास था वैल्यू ओवरटर्निंग का, ये रिस्टोरिंग का है FR, और FS रखना चाहो या FO लिख लो इसको ओवरटर्निंग के लिए। ये वैल्यू पुट करी यहाँ पर, लेस देन आया तो इसका मतलब क्या हुआ, फेल इन शियर देन शियर की इज टू बी प्रोवाइड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग। अगर हम शियर की नहीं प्रोवाइड करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारी फेल हो रही है। अब थर्ड कंडीशन क्या थी, बेस प्रेशर। तो रिजल्टेंट मूवमेंट एट टू एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो रिस्टोरिंग था और मूवमेंट ऑफ ओवरटर्निंग दोनों को करके हम एक वैल्यू निकाली, कितनी आई यहाँ से। तो रिजल्टिंग वर्टिकल लोड, ऐसी वर्टिकल लोड क्या है, लोड तो वर्टिकल जो बेस का होगा वही लगेगा ऊपर, जो रिस्टोरिंग वाला होगा। इसका निकालते हैं, इट एक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टो, एक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टो। एक्स बराबर मूवमेंट अपॉन डिस्टेंस, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मूवमेंट अपॉन फोर्स। यहाँ से आ गई। अब वैल्यू निकाली थी हमें ई की, ई बराबर क्या होता है, b/2 माइनस एक्स बार। तो 1/2 माइनस एक्स बार जो हमने निकाली थी वैल्यू यहाँ रखी, ई की वैल्यू गई 0.356। मैंने क्या बताया था, अगर ई की जो वैल्यू b/6 के उसमें आ रही है तो हमारे पास प्रेशर में सेफ, अदरवाइज प्रेशर में फेल हो जाएगा। तो विच इज लाई इन द मिडिल थर्ड जोन b/6, तो दैट हैंस ओके। इसके बाद क्या था, प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर पी ए मैक्स इक्वल टू सिग्मा W/B 1+6 डिवाई बी। तो वैल्यू रखेंगे सबमिशन बी W की अपन बी की 1+6 इंटू 0.35 इंटू 2.8। यहाँ वैल्यू पुट करी, यहाँ से ये आ गया। मैक्सिमम प्रेशर निकाल लिया। अब मैक्सिमम प्रेशर क्या होना चाहिए, जो हमारे पास सोइल्स की बेयरिंग कैपेसिटी है उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा आएगा तो सोइल्स क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो उससे कम है तो इसमें सेफ है, ये वैल्यू ज़्यादा होती तो है फेल इन प्रेशर। अब मिनिमम प्रेशर क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहाँ वैल्यू रखी, मैक्सिमम और मिनिमम क्या डिफरेंस है, यहाँ से प्लस है और यहाँ माइनस है। वैल्यू पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव आ गई तो विच इज पॉजिटिव हैंस ओके। अदरवाइज निगेटिव होती तो सोइल्स क्या होती है, ऑटोमेटिक ही सेटलमेंट नीचे हो जाती।